Hello children. In previous lecture we discussed about chapter number 1. The name of the chapter is power sharing. हम लोग डिस्कस कर रहे थे पावर शेयरिंग चैप्टर के बारे में और उसके तमाम पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था। पावर शेयरिंग कितना इम्पोर्टेंट है ये मैंने बताया। साथ ही साथ आपके मैं दो एग्जांपल लिया था दो कंट्रीज़ का, और दो कंट्री के एग्जांपल में मैंने आपको पावर शेयरिंग के इम्पोर्टेंस को समझाया था। वहाँ मैंने आपका एग्जांपल लिया था श्रीलंका का और बेल्जियम का। मैंने आपको बताया था कि बेल्जियम में जो एकमेंडेशन पॉलिसी आया था वो कितना अच्छा था। बेल्जियम इससे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा एग्जांपल क्रिएट किया। दूसरा मैंने आपका डिस्कस किया था श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका में जो मेजोरिटी ग्रुप है, जो बड़े ग्रुप हैं जो सिंगला वाले थे, उनका कितना डोमिनेट रहा है माइनॉरिटी के प्रति। तो कहीं ना कहीं वहाँ श्रीलंका में सब कुछ अच्छा नहीं रहा, जिससे सिविल वार क्रिएट हो गया और सिविल वार में बहुत वहाँ लोगों की लाइफ लॉस हुई, प्रॉपर्टी काफ़ी लॉस हुई। दोनों का बाद में मैंने कंपेयर किया कि एकमेंडेशन पॉलिसी और इसके मेजोरिटेरियन पार्टी में क्या जो आए थे दोनों जो पॉलिसी, वो दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैंने डिस्कस किया। और लास्ट पॉइंट मैंने बताया था पावर शेयरिंग कितना इंपॉर्टेंट है। मैं चाइना का एग्जांपल ले रहा था कि उसी पे वीडियो मेरा कंप्लीट हो गया था, वो मैं ले नहीं पाया था। आप कहेंगे सर कि पावर शेयरिंग आप बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है, तो चाइना में कहाँ है, वहाँ तो कम्युनिस्ट पार्टी का ही राज है देखिए, लेकिन फिर भी डेवलप कितना हो रहा है। तो आप लोग को गलतफहमी आपको पता होना चाहिए, चाइना में वो डेवलपमेंट ऊपरी सतही है, अंदर चाहे बुद्धिज्म हो या तिब्बतन हो, आप देखते हैं कितना उन्हें डोमिनेट किया जाता है, या अदर ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं चाइना में जिन्हें बहुत ही डोमिनेट किया गया है। तो वो चीज़ें जो ऊपर से दिखती हैं वो पूरी सही नहीं होती, उसको अंदर जब देखा जाता है तब पता चलता है कि वहाँ कितने सारे मिस्टेक्स किए जा रहे हैं। क्लियर? तो निश्चित तौर पे उन कंट्रीज़ में बहुत दिक्कत होती है जहाँ पावर शेयरिंग नहीं की जाती है, इसलिए पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। क्लियर? आइए लेक्चर आज कंटिन्यूली चलते हैं, और जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है व्हाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है, क्यों इसे स्वीकार किया गया है वर्ल्ड के सभी देशों के द्वारा, आखिर क्या कारण है। तो इसके डिज़ायरेबल होने का दो कारण है। पहला होता है प्रूडेंशियल और दूसरा होता है मोरल। क्लियर? प्रूडेंशियल मीन्स क्या होता है, अगर आप पावर शेयरिंग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पावर शेयरिंग अगर आप अपने देश में नहीं लाते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके देश में कन्फ्लिक्शन जरूर होगा, कंट्राडिक्ट जरूर होगा, पार्टियों का आपस में बनेगा नहीं, या किसी प्रकार का कुछ ना कुछ कंट्राडिक्ट जरूर होने वाला है। इसी को कहते हैं प्रूडेंशियल। मतलब कन्फ्लिक्ट ना हो, किसी प्रकार का कोई रेवोल्यूशन ना हो, गवर्नमेंट का किसी से किसी प्रकार का विवाद ना हो, लैंग्वेज को लेकर कोई लड़ाई ना हो, रिलीजन को लेकर कोई लड़ाई ना हो। अगर इस तरह का कार्य अपने देश में अगर आप करना चाहते हैं तो पावर शेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला डिजायरेबल कारण क्या है, प्रूडेंशियल होना। दूसरा मोरल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ एन स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। मतलब डेमोक्रेसी की पावर शेयरिंग एक आत्मा है, उसका स्पिरिट है। आप बिना इसके डेमोक्रेसी के बारे में सोच ही नहीं सकते। सिंपल मेरे कहने का मतलब है, अगर देश को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है तो पावर शेयरिंग करना ही होगा किसी भी कीमत पे। आप इसके अलावा देश को कभी डेमोक्रेसी कह ही नहीं सकते। क्लियर? तो डिजायरेबल होने के दो कारण, प्रूडेंशियल और मोरल। क्लियर वन? चलिए लेक्चर को आगे ले चलते हैं और पावर शेयरिंग के टाइप्स को देखते हैं। आज आपके सिविक्स का ये लास्ट वीडियो है। आज आपके सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी का आपका स्टार्ट करूंगा, ज्योग्राफी का भी चैप्टर नंबर 1 फिनिश कर दूंगा। आपका एग्जाम 4 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, जैसा आपको पता है। तो उससे पहले मुझे सारे कोर्स अपने कंप्लीट करने हैं। तो ज्योग्राफी का नेक्स्ट वीडियो में मैं कल से ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा। क्लियर? चलिए टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग देखते हैं। इसका पहला टाइप है हॉरिजॉन्टल और दूसरा है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मीन्स आप समझते हैं इस तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, और वर्टिकल क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। क्लियर? तो जो वर्टिकल के पॉइंट है, वर्टिकल को 3 पार्ट में डिवाइड, पहले वर्टिकल समझ लेते नहीं, पहले अच्छा हॉरिजॉन्टल ही समझ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल आपके इंडिया का कंडीशन ले लीजिए। हॉरिजॉन्टल कैसे होगा, ऐसे, यानी सबको बराबर पावर शेयरिंग की गई है। किसके किसके बीच में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। क्लियर? ये जुडिशरी है। लेजिस्लेचर क्या, जो नेता, जो आपके हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट के मेंबर होते हैं जिन्हें आप नियुक्त करते हैं, ये लेजिस्लेचर होते हैं। ये जनता के जवाबदेह होते हैं, क्योंकि जनता इनको अपने भरोसे चुनती है कि ये उनके लिए बेहतर कार्य करेंगे, इसलिए ये लेजिस्लेचर अपनी जनता की भलाई के लिए, यानी हमारी भलाई के लिए बेहतर कार्य करता है। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, जनता की भलाई बेहतर हो सके इसलिए ये प्रोग्राम लॉन्च करता है, कई सारी योजनाओं को चलाता है।
क्लियर। दूसरा पार्ट होता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में क्या आते हैं, आपके पुलिस सारे आ जाएंगे, आईएएस पीसीएस वो सब एग्जीक्यूटिव में आएंगे, जो लेजिस्लेचर द्वारा लाए गए प्रोग्राम का इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी उनका प्रचार करेंगे, उनका प्रसार करेंगे, बेहतर तरीके से उन्हें चलाएंगे, सबके पास योजना का लाभ पहुंच रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये मिलजुल कर काम करेंगे। क्लियर। तीसरा जो पार्ट बनाया गया है इंडिया के व्यू में ही देखती है, वो तीसरा पार्ट है जुडिशरी का, यानी अगर गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए किसी प्रोग्राम से, किसी कार्य से, किसी रूल और रेगुलेशन से किसी इंसान के फंडामेंटल राइट्स या किसी इंसान के किसी भी अधिकार को कहीं ना कहीं डोमिनेट किया जा रहा है, तो वो सीधे यहाँ पहुँचता है और ये करता है इन दोनों पर कंट्रोल, यानी जुडिशरी आपके बनाए कानून को ख़त्म कर देता है अगर वो कानून किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट को कंट्राडिक्ट कर रहा हो तब। अब आप कहेंगे सर जुडिशरी तब तो पावरफुल हो गया, तो बिल्कुल पावरफुल नहीं है, ये भी उसी की तरह पावर रखता है जो इन दोनों का पावर है। क्यों? क्योंकि जुडिशरी में जो जजेस होते हैं उनको आपको पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट उन्हें नियुक्त करता है और प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर का एक पार्ट है, यानी इनके बीच कैसा रिलेशन है, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस इज डेवलप, यानी इनके बीच चेक एंड बैलेंस वाला काम है। आप काम करिए, चेक करने वाले भाई ये हैं, आप काम करिए, चेक करने वाले ये हैं, आप काम करिए, चेक करने वाले वो हैं, यानी आप तीनों के बीच पावर शेयरिंग की गई है और इससे आप देख ही सकते हैं इंडिया कितनी बड़ी डेमोक्रेटिक बन के उभर चुकी है। क्लियर। तो टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, पहला पार्ट इसका क्या है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मींस 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है इंडिया के एग्जांपल को लेके और तीनों को बराबर पावर दिया गया है, एक दूसरे का कोई भी प्रोग्राम इंप्लीमेंट भी करते हैं, एक दूसरे से चेकिंग भी करते हैं, चेक एंड बैलेंस वाला रोल है। क्लियर। दूसरा जो टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग है ये है वर्टिकल। वर्टिकल क्या, सबसे बड़ा यानी सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और सबसे कम पावरफुल होता है लोकल गवर्नमेंट। क्लियर। यानी इनके पावर बांट दिए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर दिया गया है, उसके कंपैरिजन में स्टेट को कम पावर दिया गया है, लोकल को और भी कम पावर दिया गया है। ये जो डिवाइडेशन ऑफ पावर शेयरिंग है इसी को हम फेडरलिज्म कहेंगे, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में मैं डिस्कस करूंगा, यानी नेक्स्ट चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा सिविक्स का वो चैप्टर ही फेडरलिज्म है, तो वहाँ मैं डिस्कस करूंगा इन 3 पॉइंट को। क्लियर। तो अभी बस इतना जान लीजिए कि पावर शेयरिंग के 2 पार्ट है, हॉरिजॉन्टल जो मैंने आपको समझाया, दूसरा है वर्टिकल। वर्टिकल में यही पावर है, यानी सबसे बड़ा सेंट्रल पावर, उसके बाद स्टेट और फिर लोकल। इस डिवाइडेशन को कहते हैं फेडरलिज्म, जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। क्लियर। पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट आपने देख लिया। पावर शेयरिंग के कितने टाइप किए गए हैं तो आपने 2 पॉइंट देख लिया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आइए चलते हैं आपके चैप्टर के लास्ट हेडिंग पे और वो लास्ट हेडिंग देखते हैं आपके कुछ पॉइंट। क्लियर। यानी पावर शेयरिंग में जो लास्ट टॉपिक है उस लास्ट टॉपिक में कुछ पॉइंट है जिन्हें आप देखिए। पहला, पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप एंड कम्युनिटी, यानी जो पावर शेयरिंग होता है ये जरूरी नहीं कि केवल और केवल गवर्नमेंट के ही बीच में किया जाए। गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि इन्हीं के बीच में पावर शेयरिंग किया जाए ये जरूरी नहीं है। पावर शेयरिंग सोशल ग्रुप में भी किया जाता है, कम्युनिटी ग्रुप में भी किया जाता है, यानी भैया उनको भी कुछ ना कुछ पावर दिया जाएगा, जैसा आपने बेल्जियम के एग्जाम्पल को समझा होगा। आपको पता होगा बेल्जियम में क्या होता, बेल्जियम में क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट था, फिर स्टेट गवर्नमेंट था और फिर मैंने आपको बताया था कम्युनिटी ग्रुप था, यानी कम्युनिटी को भी पावर दिया गया था, उनके बीच भी पावर शेयरिंग की गई थी, क्योंकि ये जरूरी है कि केवल गवर्नमेंट के लिए ही पावर शेयरिंग ना किया जाए बल्कि सभी को पावर दिया जाए, क्योंकि ऐसा करने से निश्चित तौर पे वो देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा होगा और देश को डेवलपमेंट करने से कभी किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आएगी। क्लियर। दूसरा जो पॉइंट है पावर शेयरिंग, ये पावर शेयरिंग है, शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। हाँ, पावर शेयरिंग क्या होना चाहिए, पार्टी जो होते हैं ना पॉलिटिकल पार्टी, आपको पता होता है जो सबसे ज़्यादा बहुमत लेता है यानी जो सबसे ज़्यादा सीट जीतता है उसकी गवर्नमेंट बनती है। क्लियर। दूसरा जो सबसे कम सीट जीतने वाला दूसरा मेंबर होता है, जो सबसे ज़्यादा सीट लेने वाला दूसरा होता है वो क्या होता है, अपोजिशन पार्टी, विपक्षी पार्टी। क्लियर। बाई चांस अपोजिशन पार्टी को उतना वोट नहीं मिला जिससे वो अपोजिशन के पद पर पहुंच पाए, तो वो क्या करेगा, अन्य पार्टियों से हेल्प लेगा, उसी को आप कहते हैं अलायंस।
आप सुने होंगे एनडीए, आप सुने होंगे यूपीए, ये सब अलायंस होता है। आपका होमवर्क है एनडीए और यूपीए का फुल फॉर्म बताना, थोड़ा बताइएगा क्या होता है इन दोनों का फुल फॉर्म। क्लियर? तो आप देखते हैं ये सब जो एनडीए बना, जो यूपीए बना, ये अलायंस है, ये कोई पार्टी नहीं है। भाजपा कांग्रेस ये पार्टी नहीं, ये पार्टी है। एनडीए और यूपीए ये पार्टी नहीं, ये अलायंस है। अलायंस मीन्स क्या? एनडीए कोई एक पार्टी नहीं बल्कि कई सारी पार्टियों से मिलकर बना है। यूपीए कोई एक पार्टी नहीं बल्कि कई सारी पार्टियों से मिलकर बना है, उसे कहते हैं अलायंस। याद रखिए, जितना जरूरी गवर्नमेंट होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में, उससे ज़्यादा जरूरी अपोजिशन होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में। क्योंकि अगर अपोजिशन नहीं होगा किसी भी देश में, तो कभी उस देश को डेमोक्रेटिक कंट्री कहा ही नहीं जा सकता। तब वो तो वो हो गया ना, एक तरह का मोनार्की हो गया, मतलब एक तरह का डिक्टेटरशिप हो गया कि गवर्नमेंट जैसा चाहेगी वैसा कानून लेकर आएगी, कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टी का होना बहुत जरूरी है, और आप वो इंडिया के एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। क्लियर? कभी गवर्नमेंट जो फॉर्म होती है वो क्या करती है, एक दूसरे से मिलकर पार्टी बना लेती है, उसको कहते हैं कोलिजन, मिलजुल के बना लेना पार्टी। कभी आप विपक्ष देखते हैं वो मिलजुल के अलायंस तैयार करती है। तो ये होना जरूरी है, अगर ये होगा नहीं तो निश्चित तौर पे वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होगा। क्लियर? लास्ट पॉइंट जो आपके चैप्टर का है वो है पावर शेयरिंग एमंग प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स। यानी पावर शेयरिंग केवल गवर्नमेंट के बीच में नहीं होता है, मतलब केवल जो सत्ता पक्ष हो यानी जिसकी सरकार हो उसके बीच, या जो विपक्ष हो अपोजिशन हो उसके बीच पावर शेयरिंग इन्हीं दोनों के बीच हो, ऐसा जरूरी नहीं है। पावर शेयरिंग ग्रुप के बीच में भी होता है। कई सारे प्रेशर ग्रुप होते हैं, जैसे आप देखते हैं ट्रेड यूनियन एक ग्रुप हो गया, स्टूडेंट यूनियन एक ग्रुप हो गया, लेबर यूनियन एक ग्रुप हो गया। तो क्या करते हैं, आप इनको भी पावर देना पड़ेगा। आपने माइनॉरिटी ग्रुप बना दिया तो इनको भी आपको पावर देना पड़ेगा, क्योंकि कभी कुछ लीडर या कभी एक पार्टी पूरे इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में, इंडिया के एक एक पर्सन के डेवलपमेंट के बारे में कभी वैसा कार्य नहीं कर पाएगी जैसा डेमोक्रेटिक कंट्री में होना चाहिए। इसलिए क्या होता है, उनके लिए जैसे एक लोअर कम्युनिटी हो गई, SC ST हो गए सबसे शेड्यूल कास्ट, तो उनके लिए एक अलग कम्युनिटी बना दी गई कि भैया तो आप ये SC ST के लिए एक अलग कम्युनिटी बनेगी जो SC ST का कैसे डेवलपमेंट होगा उसके लिए कार्य करेगी। क्लियर? तो ऐसे स्टूडेंट यूनियन हो गया, स्टूडेंट अब गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी आके थोड़ी ना स्टूडेंट की सारी परेशानी को सॉल्व करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, एक स्टूडेंट यूनियन बना लिया जहां एक को हेड बना दिया और वो स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट को बताएगा। ऐसे लेबर्स का एक ग्रुप बना दिया, यानी तमाम प्रकार के यूनियन बना दिए। ऐसे ट्रेड का भी ट्रेड यूनियन बनाना पड़ा, क्यों? क्योंकि अब मुकेश अंबानी हुए या मित्तल जी हुए या कोई भी हुआ, तो उनका एक बहुत बड़ा वो ट्रेडर है, बहुत बड़े, आप जानते हैं बहुत बड़े व्यापारी हैं वो लोग, उनका अलग ही व्यापार है, अलग प्रकार से वो करते हैं, अलग प्रकार रूल और रेगुलेशन से भी उनका निर्धारित करता है। तो उनको भी आपको पावर देना पड़ेगा, उनका एक ग्रुप बनाया जाए कि ट्रेडिंग यूनियन बनाया जाए और किस हिसाब से उन्हें सहूलियत दिया जाए जिससे वो बेहतर कार्य करें, और निश्चित तौर पे जितना वो बेहतर कार्य करेंगे वो इंडिया के इकोनॉमी के लिए, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लियर? तो ये सब एक तरह के प्रेशर ग्रुप होते हैं, मतलब इनको भी आपको पावर देना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना इनको पावर दिए आप देश के डेवलपमेंट के बारे में कभी कार्य कर ही नहीं सकते। पता चले आपने ट्रेड यूनियन को लेकर कोई कानून बना दिया, ट्रेड यूनियन को कानून आपने बनाया बिना व्यापारियों के सहमत के, बिना व्यापारियों से डिस्कशन के, तो निश्चित तौर पे वो तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा चिन्ह बन जाएगा ना, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाएगा। डेमोक्रेसी तो वहाँ रही ही नहीं, क्योंकि आपने जबरदस्ती अपना डिसीजन उनके ऊपर क्या किया, थोप दिया, और ये डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता। आप जबरदस्ती किसी के ऊपर अपना डिसीजन थोप नहीं सकते। तो बेहतर है भैया उनका एक ग्रुप बनाइए, उनके ग्रुप को एक हेड बनाइए जो ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान हो, वो हेड जाएगा अपने ग्रुप से बात करेगा किस प्रकार मुझे कार्य करना होगा, किस प्रकार आपके लिए कार्य करना होगा, फिर वो आएगा अपने नेता को बताएगा कि भैया ऐसे ऐसे कार्य करना है, और तब जाके देश के डेवलपमेंट के लिए कार्य हो पाएगा। क्लियर? यही सब होते हैं प्रेशर ग्रुप जिन्हें आपको पावर देना पड़ेगा। बिना इनको पावर दिए कभी भी पावर शेयरिंग यानी डेमोक्रेसी इंडिया में या किसी भी देश में इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। क्लियर?
तो आपका ये लेक्चर हो चुका है फिनिश, यानी सिविक्स का चैप्टर 1 हो चुका है कंप्लीट। आज आपने पढ़ा पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, डिजायरेबल क्यों है। दूसरा आपने टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ा, जिसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पढ़ा। हॉरिजॉन्टल आप इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं, वहीं वर्टिकल में आप बेल्जियम का एग्जांपल ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, वर्टिकल में आप बेल्जियम का एग्जांपल ले लीजिए। लेकिन ये टॉपिक है फेडरलिज्म का, जो मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। क्लियर। फिर आपने पावर शेयरिंग के कुछ पॉइंट्स देखे कि पावर शेयरिंग केवल गवर्नमेंट के ही बीच में नहीं हो पाएगा, क्योंकि देश बड़ा होता है, आबादी ज़्यादा, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो आपको पावर शेयरिंग हर एक के बीच में करना पड़ेगा। सोशल ग्रुप हुआ, चाहे ट्रेड यूनियन हुआ, स्टूडेंट यूनियन हुआ, तो अलग से आपका सेंसेक्स मार्केट हो गया। तो हर एक ग्रुप को आपको, हर एक ग्रुप को पावर देना पड़ेगा, हर एक कम्युनिटी को पावर देना पड़ेगा। आप अगर उन्हें ये पावर नहीं देंगे तो कभी भी इंडिया का डेवलपमेंट या किसी भी देश का डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा। डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी और एक तरह का उस देश में डिक्टेटरिज्म आ जाएगा। क्लियर। तो ये आपने आज पढ़ा, सिविक्स का चैप्टर 1 फिनिश हो गया। आपका होमवर्क है कि आप अपने बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए। 4 अगस्त से आपका पेपर होने का चांस है। 4 अगस्त को पेपर होगा। उसमें आपके 4 प्रकार के क्वेश्चंस बन रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, MCQ, ट्रू फॉल्स, और जो लास्ट क्वेश्चन बन रहा है वो क्वेश्चन बनेगा 1 वर्ड का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, जिनके मार्क्स 100 होंगे, यानी हर एक चारों पार्ट 25 नंबर में डिवाइड किया जाएगा। 1 वर्ड का जो क्वेश्चन आंसर आएगा, आपसे रिक्वेस्ट है उसका आंसर केवल एक ही वर्ड में दीजिएगा। 2 वर्ड मत लिखना, नहीं तो कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। केवल एक ही वर्ड में उसका आंसर दीजिएगा। क्लियर। बाकी फिल इन द ब्लैंक्स में एक ही वर्ड लिखना है, ट्रू फॉल्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और MCQ में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर। तो ये परेशानियां हो रही हैं जिनका अभी टेस्ट हो रहा है, तो आप लोग पहले ही सचेत हो जाइए। अपने क्वेश्चन आंसर को आंसर केवल एक वर्ड में ही दीजिएगा, 2 या 3 वर्ड नहीं करिएगा। क्लियर। आपके हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो चुका, सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो चुका। आपका ज्योग्राफी मैं कल से स्टार्ट करूंगा, उसका भी चैप्टर नंबर 1 फिनिश कर दूंगा। उसके बाद आपके हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जो मैंने स्टार्ट किया था उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा, यानी 4 चैप्टर आपके SST से आएंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और वो वीडियो होगा ज्योग्राफी का। ओके, थैंक यू।